हेलो दोस्तों, जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रतिदिन टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है। जो दोस्तों आपका एसएससी जीडी में 80 नंबर का पोर्शन है, 80 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट में आपको उसको हल करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 40 नंबर का आपका पोर्शन रहता है जिसमें हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन जीके जीएस। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, जो भी दोस्त जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कि जीके जीएस में क्या पढ़ें। तो जीके जीएस में आपको भारत का जो संविधान है उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो भारत की और विश्व के कुछ भौगोलिक प्रावधान हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट मुद्दे जो 2022 के भी और 23 के जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्पेशल एसएससी जीडी के लिए ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो दोस्तों एक बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को हमारी मेहनत का फ़ायदा हो सके। अगर आप प्रतिदिन वीडियो वॉच करते हैं तो आपकी तैयारी में और इम्प्रूव होगा। आप तैयारी तो कर रहे हैं, उसमें और आपका बढ़ोतरी होगी ताकि आप कम टाइम में वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक अच्छे स्कोर के साथ अच्छी नौकरी लग पाएंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है और आप लगातार विजिट करते रहें, तैयारी करते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट में लिखते जाएं। आज के जो 40 क्वेश्चन हैं उसमें आप बिल्कुल बताएंगे ईमानदारी के साथ कि आपके कितने से हुए हैं, कमेंट आपको करना है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है आपका, शुरू करते हैं आज के सेशन को। स्वागम में कौन सा उपसर्ग है? जो स्वागम शब्द है दोस्तों, कई बार उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगे होते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार स्वागम में सब देख लेते हैं और सब यहाँ एक बी नंबर स्वा ऑप्शन है और इस पर टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वागम में जो उपसर्ग है दोस्तों वो सु है। इसका सही आंसर रहेगा ए नंबर, स्वागम में सु उपसर्ग है। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप देखेंगे अनुप्रयोग, अनुदान, अनुमान, अन्वेषण, अनुभव, अन्वेषण, अनुभाव, अनुमान। आप देखेंगे कि सभी में आपको अनु अनु दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ऑप्शन नंबर 1, इसमें अनुप्रयोग और अनुदान के अंदर अनु उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों नहीं किया गया। बहुत सारे दोस्त बी नंबर ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अन्वेषण इसमें उनको लगे अन, लेकिन इसमें अनु ही है। अन्वेषण में भी अनु उपसर्ग है, लेकिन अनुप्रयोग और अनुदान के अंदर यहाँ अनु उपसर्ग जो है दोनों के अंदर नहीं लगा हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में या कोई भी नहीं इसमें से। तो दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में किस उपसर्ग को प्रयोग किया गया है? पुरोहित, पुरोहित जो शब्द है उसमें आपको बताना है। तो दोस्तों ये पुरोहित जो है उसके अंदर पूर्व उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और पूर्व भी विसर्ग वाला, ठीक है ना। पूर्व कौन सा? विसर्ग वाला। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है। इसका आपको बताने की ये जो अर्थ है इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, काबुल में क्या गधे नहीं होते, दान की बच्चियों के दांत नहीं देखे जाते। तो कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका अर्थ ये होता है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, किस किस शब्द में उपसर्ग को प्रयोग नहीं किया गया? तो आपको बताने कि कौन सा ऐसा शब्द है, जैसे आत्मा, उत्थान, आज्ञा, आंतक, आरंभ। तो आप देखेंगे दोस्तों छठे नंबर का आंसर 1 होगा। आत्मा उत्थान एक शब्द है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। बाकी आज्ञा, आंतक, आरंभ इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? क्योंकि दोस्तों जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत से ही आई है, संस्कृत से ही इसका जो विस्तृत रूप सामने है आया है और उसी से हमने ग्रहण किए। बहुत सारी चीज़ें संस्कृत की डायरेक्ट हिंदी में ली गई है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो है वो 22 है। कितनी है दोस्तों? 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका बिल्कुल सही होगा। उच्च श्रृंखल को ऐसा लिखा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उच्च श्रृंखल को कैसे लिखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग को प्रयोग किया गया है? तो एक से अधिक उपसर्ग कहाँ हुए हैं? अभिज्ञ, अभिभाषण, प्रतिभा या अधिनियम। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अधिनियम के अंदर जो शब्द है एक तो अधि और एक नी, दो उपसर्ग यहाँ प्रयोग किए हुए हैं। यम यहाँ शब्द है, मूल शब्द नियम नहीं है, यहाँ यम शब्द है और अधि और नी यहाँ दोस्तों क्या है? उपसर्ग हुए हैं। तो दो उपसर्ग हैं। बाकी अभिज्ञ के अंदर एक है, अभिभाषण में भी एक है और प्रतिभा में भी एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला का मतलब क्या? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना, बिना सोचे समझे काम करना या सामान्य चीज को भी अच्छा सजाना। तो इसका ऑप्शन 1 सही रहेगा। ए नंबर, कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, इसको बोलते हैं अरहर की टट्टी गुजराती ताला। नेक्स्ट है दोस्तों, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? क्या पाई जाती है? महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है दोस्तों? निर्लिप्तता, लिपरता, निष्कटता या निपटता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पर पुरुष से प्रेम करके देवयानी ने अपने माथे पर लगा लिया। क्या लगा लिया? अपयंश, कलंक, अपमान या बदनामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कलंक। पर पुरुष से प्रेम करके देवयानी ने अपने माथे पर कलंक लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख। जब हमें मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न जो गहरा दुख होता है उसको क्या बोलते हैं? यातना, प्रलाप, यंत्रणा या क्षति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यंत्रणा। मानसिक प्रतिकूलताओं से उत्पन्न गहरा दुख यंत्रणा होता है। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव क्या होता है? अगर आप ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था रखते हैं तो क्या वो भक्ति होता है, श्रद्धा होती है, अर्चना होती है या पूजा पाठ होती है? तो ईश्वर के प्रति कोई भी व्यक्ति प्रगाढ़ और स्थायी आस्था रखता है, उसका भाव रखता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों भक्ति। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हो गई, बाद में डॉक्टर को इसका भारी हुआ, क्या हुआ? शोक, दुख, पश्चाताप या खेद। तो डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हुई, बाद में डॉक्टर को इसका भारी पश्चाताप हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? त्यौहार, अधीन, पड़ोस, अंत्याक्षर। तो आप देखेंगे दोस्तों जो त्यौहार शब्द है काफ़ी रिपीटेड एग्जाम में हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। त्यौहार जो है उसके अंदर ओ की मात्रा ही लगती है, औ की मात्रा नहीं लगती, तो यही इसका गलत स्टेटमेंट है। बाकी पड़ोस बिल्कुल सही है, अधीन भी बिल्कुल सही है, अंताक्षर भी बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, त्यौहार को ऐसा नहीं लिखा जाता। जिसने अपने प्रयत्नों से किसी कार्य करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त कर ली है। कार्य करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त करता है उसको क्या दक्ष बोलते हैं, निपुण बोलते हैं, कुशल बोलते हैं या प्रयास बोलते हैं? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा निपुण। जिसने अपने प्रयत्नों से किसी कार्य करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त कर ली उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? निपुण। किसी व्यवस्था की देखभाल एवं जांच करने वाला, कोई भी व्यवस्था है उसकी देखभाल और जांच करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों निरीक्षक। निरीक्षक, निदेशक, प्रेक्षक या प्रबंधक, तो इसको बोलते हैं निरीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक नई अपूर्व वस्तु या सिद्धांत का निर्माण मार्कोनी ने रेडियो का किया। तो मार्कोनी ने रेडियो का क्या किया दोस्तों? अन्वेषण, आविष्कार, अनुसंधान या प्राकलन। तो इसका सही आंसर होगा उसने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या है? आग्रह, अस्त्र, शस्त्र या कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अस्त्र। जो हथियार हम फेंक कर चलाते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं और जो हथियार हम हाथ में रखकर चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 21 नंबर जीके जीएस के। तो 20 क्वेश्चन अभी दोस्तों हमने हिंदी के किए, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जीके जीएस के। एक बार सोशल मीडिया पर इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो आपको करना ही है दोस्तों, क्योंकि ये तो आपका भी फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 की ओर और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 40वां, 42वां, 44वां या 86वां? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? फोर कै, फोर खे, फोर गे या फोर घे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर कै के अंदर इसको रखा गया है, जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मोरल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा आता है, कहाँ रखा हुआ है इसको? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन हमारा जो 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें आता है, मौलिक कर्तव्यों के अंदर। तो 8 को जब हिंदी में व्यक्त करते हैं तो जय आता है, तो अनुच्छेद 51 जय इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो कौन सा है ये? काला घोड़ा महोत्सव, गुड्डी पड़वा, मकर संक्रांति या पोलो महोत्सव? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों पोलो महोत्सव इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा पोलो महोत्सव। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सदनम पीवी बालकृष्णन को किसके लिए दिया गया दोस्तों? 25 का आंसर जो होगा लावणी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली? तो इसका सही आंसर होगा कथकली को, ये कथकली के लिए इनको अवार्ड दिया गया था सदनम पीवी बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 की ओर बढ़ रहे हैं हम। आपको दोस्तों मिलान करना है, कुछ लोक नृत्य दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लावणी जो दोस्तों लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का है, और बिछुआ जो लोक नृत्य है वो असम का है, कागयद सिक्किम का है और कठपुतली राजस्थान का है। तो दोस्तों लावणी कहाँ का? महाराष्ट्र का। बिछुआ दोस्तों कहाँ का है? असम का। कायाद कहाँ है? सिक्किम और कठपुतली राजस्थान। लोक नृत्य जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी भारत के लोक नृत्य। तो ये आपको अच्छी तरह से लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य याद होनी चाहिए। और दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन आप लिख के नोट कर सकते हैं, आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से जैसे आप दोस्तों मिलान करेंगे तो आप देख लेंगे कि जो मैंने बताए हैं उसके हिसाब से आप टिक मार सकते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। 26 की बात करें तो 6 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, लखनऊ उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड या शिमला हिमाचल प्रदेश? जो चारों ऑप्शन लिखे हैं वहाँ कोई ना कोई अनुसंधान केंद्र है। आपको चारों ऑप्शन को खोल कर रखना है कि इसमें कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो 27 नंबर का आंसर होगा देहरादून। 27 की अगर बात करें तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका देहरादून उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो पुणे महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों आप 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 क्वेश्चन, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों? 5वां मंडल, 10वां मंडल, 9वां मंडल या 3रा मंडल? तो जब हम ऋग्वेद के मंडल पढ़ते हैं 10 मंडल है, इसमें से जो 3रा मंडल है वहाँ पर आपका गायत्री मंत्र रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, किस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं? तो कहाँ पर ये रखी हुई है रचनाओं का संकलन करने के लिए? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है, कहाँ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामवेद। सामवेद में जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन किया गया है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है दोस्तों? तो जल का घनत्व जो है कहाँ पे अधिकतम होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 37 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान समान पाठ्यांक पर होगा? तो दोस्तों -40 डिग्री पर दोनों का पाठ्यांक बराबर होता है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का पाठ्यांक है वो समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नाविक सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में आसानी से तैरता है, क्यों? सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल की घनत्व कम होती है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल की घनत्व अधिक होती है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल की घनत्व बराबर होती है और नाविक की समुद्री जल में तैरने में अधिक रुचि है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो वह होगा सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल की घनत्व अधिक होगी। दोस्तों एक बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ तैरना बहुत आसान होता है। तो समुद्र जल का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए समुद्र जल में व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, जबकि सामान्य जल का घनत्व कम होता है इसलिए दोस्तों सामान्य जल में व्यक्ति आसानी से तैर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें तथा उत्कृष्ट गैसें किस वर्ग में रखी गई है? तो दोस्तों जो अक्रिय गैसें हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, या जो दोस्तों उत्कृष्ट गैसें हैं उसको हम इनको नोबल गैसें भी बोलते हैं। नोबल गैसें, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें दोस्तों एक मतलब है। ये जो वर्ग नंबर आवर्त सारणी का लास्ट है 18वें वर्ग में इनको रखा गया है। अब ये है कौन कौन सी? तो एक दोस्तों स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं, है नियागरकर जीरो रेड, मतलब हीलियम, नियोन इसके अंदर है और जिनोन इसके अंदर है,
ठीक है। और ये जो रेडॉन वगैरह गैस है वो सभी इसके अंदर रखी हुई। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 आवर्तों को अलग से सारणी के नीचे रखा गया है, जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड है। इसमें कितने तत्वों को रखा गया है? सॉरी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जब भी हम आवर्त सारणी देखते हैं तो उसके नीचे 14 तत्वों को अलग अलग रखा गया है दोस्तों, जिसको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बोलते हैं। लेंथेनॉइड में भी 14 तत्व है और एक्टेनॉइड में भी 14 तत्व है। अगर आपसे टोटल तत्व पूछे जाए जो आवर्त सारणी से नीचे अलग रखे गए हैं तो 28 तत्व है, 14 लेंथेनॉइड में और 14 एक्टेनॉइड में। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्प्रेषण रेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उत्प्रेषण रेट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रमाणित करना। 6 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, प्रमाणित करना। किस देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सुर्खियों में बटोरा ये शब्द। होमोसेक्सुअलिटी शब्द जो है वो इराक की जो सरकार है उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव दिवस ईंधन हम प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो दोस्तों है वो तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। सुर्खियों में है क्योंकि अभी तेलंगाना में नए चुनाव हुए और कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनी। तो गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना के लिए में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता है तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो पहले बने हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो ओजस देवताल इसका सही आंसर होगा, 6 नंबर ओजस देवताल। तो ये दोस्तों आज हमने टोटल 40 क्वेश्चन के बारे में बात की। जो आपका 40 नंबर का पोर्सन है जीके जीएस है जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके लिए काफ़ी रोल प्ले करेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो पोर्सन है आपको औरों से आगे लेके जाएगा और औरों से पीछे भी लेके जाएगा। दोस्तों हम अगर मैथ रीजनिंग की बात करें तो सभी बच्चे मैथ रीजनिंग की तरफ दौड़ रहे हैं और बिल्कुल दौड़ना चाहिए, करनी भी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ अगर आपका ये पोर्सन कमज़ोर रह गया तो दोस्तों आप सिलेक्शन से वायदा भी बाहर हो जाएँ या आपका उतने नंबर नहीं आए जितने रिक्वायरमेंट है। तो इस पोर्शन को भी आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप इस 40 में से कम आपका टारगेट 30 प्लस का होना चाहिए। अगर दोस्तों आप 30 प्लस इसमें लेके आते हैं और मैथ रीजनिंग में भी आपकी अच्छी तैयारी है और 30 प्लस वहाँ लेके आते हैं तो आपको सिलेक्शन की दौड़ से कोई बाहर नहीं कर सकता। ये हमारा व्यक्तिगत मानना है और आज तक जो एसएससी जीडी का परिणाम रहा है वो इसी के अनुकूल रहा है। तो इस पोर्शन में आपको 30 प्लस मतलब हो सकता है 30 से 35 के बीच में आपके नंबर हिंदी और जीके जीएस में पढ़ने चाहिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ दोस्तों। कमेंट जरूर करें कि आपके कितने सही हैं, उसी प्रकार की सीरीज आपके सामने अपलोड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।